नमस्कार। आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पल पल में न जाने जिंदगी कब गुजर जाती है। एक दिन महीने साल में न जाने कब बदल जाते हैं। जनवरी आती है, हमें सपने दिखाती है, लेकिन जब दिसंबर तक पहुंचते हैं तो दिसंबर हमें हकीकत बताती है। इन सपनों और हकीकत के बीच में हमारा जीवन है। कुछ लोग बड़े आनंद और उल्लास से अपना जीवन जी जाते हैं और कुछ लोग हैं जो जीवन में बोझ के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मानसिक बोझ से जीते हैं, कुछ लोग शारीरिक बोझ से जीते हैं। मानसिक बोझ का मतलब है कि कुछ लोग हैं जो हमेशा अवसाद में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ लोग हैं जो शारीरिक बोझ से यानी कि मोटापे से परेशान रहते हैं। तो आज मेरा जो वीडियो है मोटापे के ऊपर है, यानी कि ओबेसिटी के ऊपर है। मोटापा इतनी भयंकर प्रॉब्लम है आज के वक्त की कि वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोग इससे ग्रसित हैं। सुंदर बच्चे बच्ची अवसाद में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिंदगी के प्रति नकारात्मक रवैया पैदा कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये मोटापा यानी ओबेसिटी क्या है, ये क्यों हमारे शरीर में आता है, इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। योग द्वारा किस तरह से हम जो मोटापे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मोटापा है क्या। मोटापे का मतलब है कि हमारे शरीर में अधिक फैट का इकट्ठा हो जाना, अधिक कैलोरी का इकट्ठा हो जाना है। कैलोरी हमारी एक मापने की इकाई होती है। हम जो भी भोजन लेते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी होती है। जितना खर्च करते हैं वो भी कैलोरी में हम खर्च करते हैं। तो जो इंटेक हम लेते हैं, जो भोजन से हम कैलोरी लेते हैं, यदि उतनी कैलोरी हम खर्च नहीं करते हैं तो वो हमारी इकट्ठी होती जाती है। जिस तरह से कोई चीज़ हम अपने पास में इकट्ठी करते हैं और खर्च कम करते हैं तो हमारे पास उसका स्टॉक हो जाता है। उसी तरह से यदि हम हमारे भोजन में कैलोरी ज़्यादा लेंगे, यानी जितनी भी कैलोरी लेंगे उतनी खर्च नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा कि हमारा वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारे दुष्परिणाम आ जाते हैं। दुष्परिणाम कि जिसका वजन ज़्यादा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या पुरुष हो या महिला हो, उसके अंदर सबसे पहले इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके दिमाग में कहीं न कहीं नकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं। उसको लगता है लोग उसके प्रति हीन भावना रखने लग गए हैं। वो आइसोलेट अपने आप को करने लग जाता है, वो एकांत में जीने लग जाता है। और एकांत में इंसान जब जीने लगता है तो वो बहुत सारे जो दुर्व्यसन होते हैं, जो बहुत सारे गलत काम होते हैं, उनमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो ड्रग्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, अल्कोहल का इस्तेमाल करने लग जाता है और नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरा हुआ रहता है। तो उसके जीवन में कहीं न कहीं मतलब जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। इसका कारण क्या होता है? मोटापा बढ़ने का कारण, मोटापा बढ़ने का कारण होता है कि ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं और शाम को खा के हम तुरंत सो जाते हैं। और वर्जिश से या किसी भी जो फिजिकल जो शारीरिक एक्टिविटी है उनसे हम दूर रहते हैं। इस वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्या हम वास्तव में मोटे हैं या हमारा भ्रम है। इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारा BMI क्या है। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हमारे शरीर में जो वजन है क्या वो सही है। यदि आपकी BMI 20 से कम है तो आप ये माना जाता है कि आप अंडर वेट के आसपास है, यानी आपको और वजन बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन यदि 20 से 25 के बीच में आपकी BMI है तो आप हेल्दी वेट रखते हैं, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। 25 से जैसे ही आपका BMI बढ़ता है, यानी कि 25 के बाद 30 तक जाता है तो आप ओवर वेट हो जाते हैं। ओबेसिटी अभी भी नहीं है आपके अंदर, आप ओवर वेट हो जाते हैं। 30 से ऊपर जब आपकी BMI जाती है तो आप फिर ओबेसिटी में आ जाते हैं। मतलब मोटापा तब कहलाता है जब आप 30 से ऊपर जाते हैं। लेकिन 25 से ऊपर जाने का मतलब भी आपके सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है। मान लो मेरा 75 kg वेट है, 75 किलोग्राम मेरा वेट है और मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला है कि जो आपका वजन होता है
वजन को डिवाइड करो आप हाइट इंटू हाइट से। जैसे मेरा 1.75 मीटर मेरी हाइट है, तो 1.75 इंटू 1.75 इजिकल टू 3.0625 ये कैलकुलेशन आता है। उसको यदि हम 75 में भाग देंगे तो वो आता है 24.48, यानी कि मेरी जो BMI है वो हेल्दी वेट है। इस तरह से सबसे पहले आप अपना BMI चेक करें कि आपका BMI क्या है, और उसके बाद में आप इसके यदि आप ओवर वेट है तो इसको दूर करने के उपाय करें। तो मैं योगा में आपको बताऊंगा कि केवल योगासन करने से या वर्जिश करने से या दौड़ने से ही वज़न कभी कम नहीं होता। वज़न कम होता आप अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, जो आपकी खाने पीने की आदतें हैं, उसको सुधारने से। तो मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा, एक मैं फूड चार्ट बनाता हूँ, सजेस्ट करता हूँ आपके लिए कि आप मॉर्निंग में ये चीज़ खाएं, आप लंच में ये चीज़ खाएं, उसके बाद में आफ्टरनून में जो शाम के टाइम पे आप इवनिंग रिफ्रेशमेंट होता है उसमें ये चीज़ लें, और शाम को डिनर में ये। इन सबको मिला के लगभग आप 2000 कैलोरी अपने अंदर लेते हो। उससे कम आप लेंगे तो आप में के अंदर कमजोरी आएगी और कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए योगा के अंदर कभी फास्टिंग की सलाह नहीं दी जाती है कि आप उपवास करें। आप योगा करें, खुल के करें, खुले दिमाग से करें, इस सोच के साथ करें कि आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है। और जो मैं योगाभ्यास की बात कर रहा हूँ, जो योगासन की बात कर रहा हूँ, मैं एक 6 हफ्ते का आपको एक शेड्यूल बना के दे रहा हूँ कि उनके दौरान 6 हफ्तों के दौरान हम बताए गए आसनों को तरतीबवार करें तो निस्संदेह निश्चित रूप से हमारा वजन कम होगा और हम जो चीज़ चाह रहे हैं, हमारा जैसा शरीर चाह रहे वैसा हमें प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं कि 6 सप्ताह के दौरान हम किस किस तरह के कौन कौन से आसन करें। ओबेसिटी यानी मोटापे को कम करने के लिए मैं आपको सबसे पहले 6 सप्ताह के लिए कुछ योगासन करने की सलाह देता हूँ, जिसका मैंने एक शेड्यूल तैयार किया है। वो इस प्रकार है कि प्रथम सप्ताह में हमें 2 आसन करने हैं, जिनके नाम है एक पाद उत्तानासन और उत्तानपादासन। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले एक पाद उत्तानासन। एक पाद उत्तानासन के लिए आप जमीन पर अपनी चटाई या दरी पर लेट जाएं, बॉडी सीधी रखें, एड़ियां मिलाकर रखें, हाथों की हथेलियां साइड में जमीन की तरफ रुख करती हुई रखें, बॉडी को ढीली छोड़ें, नजर ऊपर की तरफ, श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखें। अब अपने पैरों को थोड़ा टाइट करें, दाहिने पैर को श्वास लेने के साथ ऊपर की ओर उठाएं, अर्थात पैर को ऊपर उठाने और श्वास लेने की प्रक्रिया एक साथ रखें। दूसरा पैर जमीन पर सीधा रखें, उसे मोड़े नहीं, शेष शरीर को हिलाएं नहीं, ट्विस्ट नहीं करें। केवल दाहिना पैर को जितना ले जा सकते हैं ऊपर सीधा ले जाएं, जबरदस्ती दबाव न डालें, आसानी से करें। अब आप श्वास रोक कर रखें तथा पैर को इसी स्थिति में स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह रखें। अब आप 6 से 8 सेकंड सांस रोक कर रखें। अब दाहिने पैर को धीरे धीरे श्वास छोड़ने के साथ वापस पूर्वोत्तर पोजीशन में नीचे लाएं। यह प्रक्रिया भी 8-10 सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए। पैर सीधा तथा टाइट रहेगा जब आप वापस नीचे ला रहे हैं। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से शुरू करें। यही प्रक्रिया रखें कि पैर को ऊपर उठाते समय नाक से श्वास लें और पैर को ऊपर सीधा रखें, श्वास रोकें, फिर पैर को टाइट रखते हुए श्वास छोड़ने के साथ धीरे धीरे नीचे जमीन पर लाएं। उसके पश्चात शवासन लगभग 8-10 सेकंड तक करें। इस तरह इसका 4 से 6 बार अभ्यास करें। अगला आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पाद आसन के लिए भी आप इसी तरह से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर मिला कर रखें, एड़ी पंजे आपके मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ शरीर से सटी हुई। अब धीरे धीरे नाक से श्वास लेना है और दोनों पैरों को घुटने टाइट रखते हुए ऊपर की ओर उठाना है। पंजे आगे की तरफ झुके हुए, खिंचे हुए,
श्वास लेना है और पैरों को ऊपर उठाना है। ध्यान रहे आपके जो पंजे हैं, आपके जो पैर हैं, वो जमीन से 6 से 9 इंच की ऊंचाई तक ही जाएं। अब पैरों को रोकें, श्वास को रोकें, 6 से 8 सेकंड कम से कम श्वास को रोकें, पैरों को रोकें। उसके पश्चात धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पैरों को नीचे लाएं। इस तरह से ये अभ्यास करें, लेकिन 5 बार से अधिक नहीं। दोनों आसन को करने के बाद आप कम से कम 5 मिनट तक शवासन का अभ्यास करें। अब दूसरे सप्ताह के लिए सबसे पहले आप पहले सप्ताह के दोनों आसन का अभ्यास करें। उसके बाद इस सप्ताह का पहला आसन है, वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप पेट के बल लेट जाएं। अब दोनों पांवों के घुटने, टखने, एड़ियां, दोनों अंगूठे मिलाते हुए तलवे आकाश की ओर यानी ऊपर की ओर रखते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएं तथा दोनों हाथों को सीधे रखते हुए हथेलियां भूमि पर स्पर्श कराएं। वह हथेलियों पर जोर देते हुए भुजंग की तरह सामने देखें। आपसे आपका जो कमर वाला हिस्सा है, इससे ऊपर वाला हिस्सा लूज रहेगा, कमर से नीचे वाला हिस्सा टाइट रहेगा। ऊपर उड़ते हुए श्वास को लेना है, फिर सांस को इस तरह रखना है और वापस आते हुए श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार से भुजंग आसन के भी आप अधिक से अधिक 4 राउंड कर सकते हैं। उसके बाद आता शलभासन। शलभासन के लिए आप पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों की जो मुट्ठियां हैं वो नेचुरली तौर पे आप कुदरती तौर पे बंद करें। दोनों जांघों के नीचे रखें। आपकी जो दाढ़ी है, जो चिन्ह है, वो जमीन से टच रखें। अब धीरे धीरे श्वास लेने के साथ ही दोनों पैरों को, एड़ी पंजों को मिलाते हुए ऊपर की ओर उठाएं। श्वास लेते जाएं, पैर को ऊपर उठाते जाएं। जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। अब पैरों को रोकें और श्वास को रोकें। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और श्वास छोड़ते हैं। ध्यान रखें, नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। इसका भी आप 4 बार अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसका अभ्यास भुजंगासन के बाद ही करें। इन दोनों आसन के बाद भी आप कम से कम 5 मिनट तक शवासन का अभ्यास करें। अब तीसरे सप्ताह के लिए सबसे पहले हम पहले सप्ताह के दोनों आसन करें, फिर दूसरे सप्ताह के दोनों आसन करें, और अब इस सप्ताह यानी कि तीसरे सप्ताह का पहला आसन है संतुलन आसन। नजर आपके सामने। अब बाएं घुटने को मोड़ें और बाएं हाथ से बाएं घुटने के टखने को पकड़ें। कोशिश करें कि आपकी एड़ी है या पूरा जो तलवा है वो आपके हिप को छुए। अब दाहिने हाथ को धीरे धीरे दाहिनी तरफ से ऊपर की ओर ले जाएं। हाथ को सीधा खींचें। आपका जो हाथ है वो कान से टच रहे, नज़र सामने रखें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। इस आसन में श्वास की जो गति होगी, श्वास की जो क्रिया होगी वो साधारण होगी। साधारण गति से श्वास लेते रहें। अब धीरे धीरे दाहिने हाथ को वापस पूर्ववत स्थिति में ले आएं। अब बाएं हाथ से बाएं पैर को छोड़ें और पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। इसी प्रकार से ये अभ्यास अब दूसरे पैर की तरफ से करें। इसका अभ्यास भी आप 3 से 4 बार करें। अब अगला आसन है पवन मुक्त आसन। आसन के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को सामने की तरफ जमीन के समानांतर सीधे रखें। श्वास लें और कुंभक करते हुए दाहिना घुटना मोड़कर सिर की तरफ ले आएं। अब घुटने को मुंह से स्पर्श करें। जांघ से पेट को दबाने की कोशिश करें। कुछ देर रुकें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया बाएं पैर से करें। अब यही क्रिया एक साथ दोनों घुटनों को मोड़कर करें।
दाहिने पैर के द्वारा किया गया आसन दक्षिण पवन मुक्तासन और बाएं पैर के द्वारा किया गया आसन बां पवन मुक्त आसन कहलाता है तथा दोनों पैरों के द्वारा किया गया आसन पूर्ण पवन मुक्त आसन कहलाता है। इसका भी आप कम से कम 6 से 8 बार अभ्यास करें और उसके उपरांत 7 मिनट तक शवासन करें। अब 4th वीक के लिए यानी चौथे सप्ताह के लिए फिर से हम सबसे पहले सप्ताह के 2 आसन, फिर दूसरे सप्ताह के 2 आसन, फिर तीसरे सप्ताह के 2 आसन, इस तरह से पूरे 6 आसन का अभ्यास करें और फिर इस चौथे सप्ताह के पहले आसन का अभ्यास करें। इस सप्ताह का पहला आसन है सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन अलग है और सूर्य नमस्कार अलग है। हम करें सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन के लिए हम सीधे खड़े हो जाएं, रीढ़ सीधी रखें, नज़र सामने की ओर रखें। अब धीरे धीरे श्वास लेने के साथ ही आपके दोनों हाथ साइड से ऊपर ले जाएं। दोनों आपके हाथ कान से टच हों। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ने के साथ ही दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएं। कमर से ऊपर वाले हिस्से को ढीला छोड़ें और कमर से नीचे वाले हिस्से को टाइट रखें। पैरों की चौड़ाई में दोनों हाथों को टच करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपकी हथेलियां जमीन पर छू जाएं और जितना हो सके अपने मस्तिष्क को, अपने ललाट को जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करें। सांस को रोके रखें। इस स्थिति में 6 से 8 सेकंड कम से कम सांस को रोके रखें। अब धीरे धीरे श्वास लेने के साथ ही पूर्वोत्तर स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें। अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए आप पेट के बल लेट जाएं, सिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ें। इस प्रकार से अब धीरे धीरे अपने शरीर को धनुष की आकृति में तानें। जितना आसानी से धनुषाकार हो सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। ध्यान रखें, जब आप अपने शरीर को खींच रहे हैं उस वक्त सांस को रोक के रखें। अब वापस सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस आसन का भी आप 3 से 4 बार अभ्यास करें और उसके उपरांत कम से कम 10 मिनट तक शवासन का अभ्यास करें। अब है 5th वीक यानी कि 5वां सप्ताह। इस सप्ताह के आसन शुरू करने से पहले पुनः आप पहले सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सप्ताह में किए गए आसनों को दोहराएं और उसके उपरांत इस सप्ताह का पहला आसन करें वक्रासन। वक्रासन के लिए आप सीधे बैठ जाएं। दोनों आपके पैर हैं सामने, पैर टाइट रखें। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के बाहर की तरफ घुटने के बराबर रखें। अब बाएं हाथ को दाहिने घुटने के आगे से ले जाते हुए दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें। दाहिने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। 180 डिग्री ट्विस्ट करें। श्वास को रोक कर रखें। अब धीरे धीरे वापिस पूर्वोत्तर स्थिति में आ जाएं। अब इसी तरह से दूसरे पैर से अभ्यास करें। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को सामने लाते हुए बैठ जाएं। दोनों एड़ी पंजे मिले रहेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें। इस प्रकार अब माथे को घुटनों से लगाएं व दोनों कोहनियां जमीन पर लगाएं।
ध्यान रहे, जब आप आगे झुक रहे हैं तो आपको श्वास छोड़ना है, और जब पूर्ण स्थिति में आसन आप करते हैं तो श्वास को रोकना है, और जब वापस आते हैं तो धीरे धीरे श्वास को लेना है। इसी आसन का अभ्यास 3 से 5 बार करना है। उसके पश्चात कम से कम 10 मिनट तक शवासन का अभ्यास करें। अब है लास्ट वीक यानी 6th वीक, 6ठे सप्ताह के लिए आपको उसी तरह से पहले सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सप्ताह में जो 2-2 आसन बताए गए पहले उनका अभ्यास करें, और उसके पश्चात इस सप्ताह के लिए आप 3 नए आसन है उनका अभ्यास करें। उनमें सबसे पहला आसन है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं इस तरह से, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को कमर के पीछे जमीन पर रखें। इसके पश्चात बाजू की कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे लेट जाएं। कंधे व गर्दन जमीन पर लग जाएंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों की हथेलियों को मोड़ते हुए दोनों कंधों के नीचे रखें। फिर धीरे धीरे सिर को ऊपर की तरफ इस तरह उठाएं कि चोटी वाला हिस्सा जमीन पर लग जाए। ये वापस आते हुए दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर रखें। इस अवस्था में दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे। आप इस आसन का 3 से 4 बार अभ्यास करें। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए सर्वप्रथम सामने पैर फैलाकर बैठ जाएं इस तरह से। इसके पश्चात बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाईं तरफ से लाते हुए हिप्स के पास स्थित करें। फिर दाएं पैर को बाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए घुटने के पास रखें। ध्यान रहे कि पंजे घुटने से आगे न जाएं। बाएं हाथ को कंधे से घुमाते हुए दाएं पैर के ऊपर से इस प्रकार से लाएं कि दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। फिर दाएं हाथ को पीछे से घुमाते हुए नाभि को स्पर्श करने का प्रयत्न करें। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से करें, और इसके भी कम से कम 5 से 6 बार अभ्यास करें। अब सबसे अंतिम आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप वज्रासन के तरीके से बैठें। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरह से कुदरती तौर पे बंद करें और नाभि के पास इस तरह से रखें। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। ध्यान रखें, जब आगे की ओर आप झुक रहे हैं तो श्वास को छोड़ना है, और कोशिश करें कि आपका जो ललाट है वो जमीन से छू जाए। इस स्थिति में सांस को रोक कर रखना है। अब धीरे धीरे श्वास लेने के साथ ही वापस पूर्व स्थिति में आना है। इसका भी आप 2 से 4 बार अभ्यास कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जीवन बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती के साथ जिया जाए, क्योंकि जीवन में परेशानियां उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ये मोटापा कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आप में आत्मविश्वास है और कुछ करना चाहते हैं तो जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है, जो भोजन का चार्ट मैंने आपको दिया है, यदि उनको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करोगे। हाँ, ध्यान रखना तो सिर्फ इतना ही रखना है कि आपकी जो फूड हैबिट्स है, आपकी जो आदत है, उन पे कंट्रोल रखें। तो स्मृति में रखने वाला आज का संदेश है कि जिस प्रकार से लोहा नरम होने पर औजार बन जाता है, सोना नरम होने पर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होने पर खेत बन जाती है, आटा नरम होने पर रोटी बन जाता है, उसी प्रकार से इंसान जब नरम होता है, पोलाइट होता है, तो लोगों के दिल में जगह बना लेता है। आपकी जो अकड़ होती है वो दूसरों के प्रति आपकी पकड़ को कम करती है। तो आप अपने अंदर नम्रता लाइए, लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाइए, और ये तभी संभव है जब आप अपने मर्म को पहचानेंगे, अपने अहंकार को त्यागेंगे। और अहंकार आप तभी त्याग सकते हैं जब आप अंदर से शांत रहोगे। इंसान शांत तभी हो सकता है
जब अपने जीवन को वो पहचान लेता है, जीवन के मर्म को जान लेता है। और वो शांति आती है सिर्फ ध्यान से, और ध्यान संभव है सिर्फ योगा में। तो आइए आप सब मिलके योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, जीवन के मर्म को समझिए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर लिखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने लोगों में शेयर करें। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ करें या न करें, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने वाले साल के लिए कम से कम अपना हेल्थ प्लान जरूर बनाएं, क्योंकि आपका जीवन है सिर्फ आपके हेल्थ के पीछे। आपकी हेल्थ है तो आपका जीवन है। अब मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे सर्व शांति स्थापित करें। ओम शांति शांति शांति।